वेलकम। म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राहुल नारायण। म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव, म्यूचुअल ग्लोब से। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने से, यूएस का प्रेसिडेंट बनने से यूएस में क्या चेंजेस आएंगे, इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा और हमारा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा। तो पहला सवाल मेरा तुमसे है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में कितना वहाँ के बिजनेसमैन का रोल रहा है, कितना वहाँ की पब्लिक का रोल रहा है, क्या चीज़ ऐसी रही हैं जिसने कि थम्पिंग मेजॉरिटी दिलाई है डोनाल्ड ट्रंप को। तो वहाँ पे कई फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई है और ये पिछली बार से ज़्यादा बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि पिछली बार वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसको जीते थे, जैसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जीतना हो गया। लेकिन पॉपुलर वोट होता है कि नंबर ऑफ वोट्स किसको ज़्यादा पड़े। तो पिछली बार जब हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट लड़े थे तो हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले थे। तो कई क्रिटिक्स ने कहा था कि देखो एक्चुअली में तो लोग हिलरी क्लिंटन को चाहते हैं, बट हमारा सिस्टम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज में भी साफ साफ विक्ट्री है। मोस्ट प्रॉब्ली प्रेडिक्ट किया जा रहा है 300 के ऊपर शायद होंगे, अभी फाइनल टैली शायद आनी बाकी है। पॉपुलर वोट में भी 51-52% डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, शायद इससे ज़्यादा बढ़ जाए नंबर। उसके बाद सेनेट के भी इलेक्शन हुए तो सेनेट में भी मेजॉरिटी हो गई है, हाउस में भी मेजॉरिटी होगी। तो ये बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री है। उससे ज़्यादा देखा जाए तो कुछ जो ट्रेडिशनल वोटर्स होते हैं जिनको कहा जाता है जैसे कि नॉन कॉलेज एजुकेटेड वाइट्स, वो हमेशा से ट्रंप के सपोर्टर्स रहे हैं। बट वाइट विमेन, लटीनो मैन, लटीनोज इन जनरल, इवन अरब्स जो वहाँ पे सिटीज़न हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। एक जो कहा जाता है 18 to 29 वाला जो स्लॉट है, जो यंग वोटर्स हैं वो टिपिकली डेमोक्रेट्स, प्रोग्रेसिव, लिबरल में जाते थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया। और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव हैं, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट जो कि लिबरल, प्रोग्रेसिव कही जा सकती हैं। बट डेमोक्रेट पार्टी की कई ऐसी पॉलिसीज़ रहीं जो लोगों को पसंद नहीं आई। उनको कहा, क्रिटिसिज्म हुआ कि वो इतने ज़्यादा लेफ्ट विंग चले गए कि शायद वो जनता के जो एक्चुअल जो नीड्स थी उनको भूल गए। तो कई इश्यूज़ थे, जैसे कि इमिग्रेशन का इशू है, वहाँ बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे काफ़ी नंबर में इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेट्स वर ओके विद इट, इवन सपोर्टिंग दैट फैक्ट कि इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा थोड़ा सा हॉकिश रहा है, उसने कहा नहीं, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए, हमें इमिग्रेंट्स चाहिए लेकिन जो लीगल रूट से आए। इसी तरह से इकॉनमी में बीच में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जब कोविड हुआ तो उस समय काफ़ी इन्होंने बेनिफिट्स जो थी गवर्नमेंट ने पास ऑन की बिजनेसेस को और सिटीजन्स को। अनफॉर्चुनेटली उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुई, और जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी कुछ तो उनको मिला, लेकिन काफ़ी वेस्टेजेस हुई थी जिस वजह से इन्फ्लेशन बहुत राइज कर गया। तो ये कुछ इश्यूज़ थे। और उसके बाद जो आपने कहा कि बिजनेसेस ने और किसने सपोर्ट किया, तो आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इसको कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया या लेगेसी मीडिया, CNN, MSNBC, उनकी जो पकड़ है, जो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी वेन हो रहा है, वो डिमिनिश हो रहा है। ये नॉर्मली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, MSNBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लीडिंग मीडिया एजेंसीज हैं। यस। बट अगर देखा जाए तो आज जो रोगन जो कि नंबर 1 पॉडकास्टर है, उसकी 10 टाइम्स मे बी 50 टाइम्स रीच है एज़ कम्पेयर टू जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो जो रोगन में आना, जो रोगन के जो व्यूज़ हैं वो जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो जो रोगन सॉर्ट ऑफ टैसिट सपोर्ट रहता था टुवर्ड्स मिस्टर ट्रंप। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए भी जो रोगन के पॉडकास्ट में। अच्छा, जो रोगन के पॉडकास्ट में आए, डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप का जो वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली यही इलेक्शन के पीरियड में, हफ्ते भर पहले। बट उसके पॉडकास्ट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इट्स नॉट कि 10-15-20 मिनट के होते हैं, तो नहीं, ऑलमोस्ट 3 आवर्स के होते हैं। तो इनफैक्ट जो रोगन कह रहा था कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट 78 का हैं, तो उसने कहा कि हमारे स्टूडियो में आए तो उसके पहले भी कुछ खास पानी आनी नहीं पिया, बीच में वॉशरूम के लिए नहीं उठे, बाद में भी कोई पानी आनी नहीं पिया, आराम से बस 3 घंटे बात की, पूरे एनर्जी से बात की, उसके बाद फिर दूसरी रैली करने चले गए। तो इस एज में भी उनका इतना स्टैमिना है कि 3 घंटे बात की और फिर दूसरे इवेंट में जाना। उसी के थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो आए थे। और जो नेक्स्ट बिग फैक्टर प्ले किया है वो है एक्स, ट्विटर, जो उसने और इलॉन मस्क ने। तो कुछ क्रिटिसिज्म चलता है एक्स का, जो कि कुछ हद तक वैलिड भी है कि काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और राइट विंग चीज़ें उसमें होती हैं,
बट बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और इलॉन मस्क ने शायद इसीलिए ख़रीदा था, डिस्पाइट कि लॉस हुआ उसको ख़रीदने से और अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। बट जो ओपिनियन मोबिलाइज की इलॉन मस्क ने खुद, क्योंकि इलॉन मस्क का जो अकाउंट है या तो मोस्ट फॉलोड है या वन ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टेड है, वो दिन में 10-12 बार ट्वीट करते हैं और बहुत उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करके इतना ज़्यादा एक तरह से जो ये कॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प था इतना पहुंचाया, और लोगों की यस जेन्युइन वो डिमांड्स भी थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अच्छे से समझा कि लोगों को क्या चाहिए, और उसके बाद जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स आज रह गए हैं वो टिपिकल सेलिब्रिटीज़, टिपिकल न्यूज़ चैनल नहीं रह गए। वो जो रोगन, इलॉन मस्क और इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल न्यूट्रल अगर होकर के एनालाइज किया जाए तो एक हिंदी फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म में एक डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो मतलब पिछली बार ये प्रेसिडेंट थे, फिर हार गए, बहुत तरह तरह के माइनस पॉइंट के बारे में बात हुई, कई बार तो लगा कि भाई लीगल एक्शन भी हो जाएगा, हुआ और जितने तरह के इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल, अनएथिकल, मॉरल, इमॉरल, सबकी चर्चा हुई। कितने सही थे ये हम लोगों को नहीं पता। उन सबसे निकल के और पिछली बार से बड़ी विक्ट्री लाना, यस, सही कॉज को पकड़ना, इसका मतलब ये हुआ कि सही स्ट्रेटजी पकड़ी गई, पहुंचने का सही माध्यम पकड़ा गया। जैसे तुमने कहा कि भाई जो रोगन हैं तो वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स है। यस, अब इन्फ्लुएंसर का तो जमाना चल ही रहा है भाई, इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। पहले टिपिकल सेलिब्रिटीज़ आते थे, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं। इस बार सारे सिंगर्स एक्टर्स जितने हो सकते थे सब कमाला हैरिस के साथ आए, कोई नहीं चला इधर कोई नहीं था ट्रम्प के साथ एक्सेप्ट मस्क एंड रोगन। अच्छा, मस्क ने भी, क्योंकि वो अलग एक सुपरमैन है, तो मतलब इसका मतलब 3-4 साल पहले ही वो पूरी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर ली गई थी कि माइंड गेम खेलना है। और मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, न्यूट्रल सेंस में कह रहा हूँ। लोगों के दिमाग तक पहुँचना है, उनको अपनी बात समझानी है। तो ट्विटर लिया गया, नुकसान हुआ होगा, अभी भी हो रहा होगा, लेकिन वो ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा। यस, अब ठीक है भाई, इलॉन मस्क तो भाई बिजनेसमैन है, तो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, तो जितने पैसे खर्च किए हैं उससे ज़्यादा निकालेंगे, वो तो बिजनेस में है। यस, लेकिन ट्रम्प का डिसीजन उन लोगों को अपनी टीम में लेने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने। यस, एक बिल एक्मैन का नाम आता रहता है। हाँ, बिल एक्मैन भी बहुत बिल्कुल था कि डेमोक्रेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो खुल के ट्रम्प की बात नहीं कर रहे थे, बट ये था कि हाँ जो बाइडेन, पहले तो जो बाइडेन ही लड़ रहे थे, कहते कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो मुझे वोट नहीं देना है इनको। यस, इम्पोर्टेंट। आज जैसे स्टेटमेंट जो रिसेंटली बर्नी सैंडर्स का आया है कि भाई जो कॉमन मैन हैं उसको ध्यान नहीं दिया पिछली गवर्नमेंट ने, तो आज वोट करते वक्त, आज से मतलब इस बार वोट करते वक्त कॉमन मैन ने भी ध्यान नहीं रखा डेमोक्रेट्स का। यस, क्या ये वही इश्यूज हो गए जिसकी वजह से लोग दूर हो गए इनसे? राइट। तो इनफैक्ट हम लोग जब भी देखते हैं कोई पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, तो वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि अपनी जो कोर बेस है उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। कई बार होता है कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हाईलाइट बहुत हो जाते हैं, बट एक्चुअली बाद में रियलाइज होता है कि वो बहुत ही फ्रिंज था जो बहुत आवाज़ कर रहा था। बट ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि सबको वही चीज़ चाहिए है। तो चाहे इलीगल इमिग्रेशन हो, वहाँ पे कुछ ट्रांस इशू पे बात होती है काफ़ी, और कि उसमें ये भी था कि विमेन स्पोर्ट्स में कई बार मेन कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि दे आइडेंटिफाई एज मेन, तो लगा कि सबको यही चाहिए। ऐसा नहीं था, वो बहुत ही फ्रिंज इश्यूज थे, उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। जो इकोनॉमी होती है, लोगों को क्या लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, इन सब इश्यूज पे फोकस ना करके वो बाकी इश्यूज पे फोकस करते रह गए, और अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं पाए कि लोगों को चाहिए क्या है। ऐसा नहीं कि बहुत खराब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन वो जो एक्चुअली में लोगों की जो ज़रूरतें थी उसको नहीं समझ पाए। इसका तो मतलब मैं पर्सनली तो मैं मानता ही हूँ, खैर मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि भाई बहुत होशियार है डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, जब से ये पॉलिटिशियन हुए तो डेमोक्रेसी में सबके पास राइट होता है अपनी ओपिनियन रखने का, तो कुछ की ओपिनियन सही होती थी, कुछ की इनके अगेंस्ट होती थी। ठीक है, डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन मेरा तब भी माना था कि ये जो भी करते हैं बहुत सोची समझी रणनीति होती है। भाई आप देखिए, जैसे कि अभी बात चल रही है कि भाई किसको क्या फ़ायदा होगा,
इंडिया को क्या फ़ायदा होगा या किसी और कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, उसको भी अब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका स्लोगन तो वही है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका फर्स्ट। यस। और जब तक वो बिजनेसमैन थे तब तक वो डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट होता था उनका। जो कई एग्जाम्पल हैं, और मीडिया की रिपोर्ट नहीं बल्कि एक तरह से उनकी जो बुक्स की रिपोर्ट हैं, कुछ बुक्स यहाँ पर लगी हुई हैं, कुछ और जो अभी नहीं है, जैसे आर्ट ऑफ डील है और इस तरह की जो बुक्स हैं जो कि उनकी ही हैं, तो ऑथेंटिक मान सकते हैं आप। अब उसमें एक किस्सा जो मैंने पढ़ा था कि जब इनकी एंगेजमेंट हुई और इन्होंने रिंग डिसाइड किया, भाई कौन सी रिंग किस शॉप से लेनी है, और जब सब कुछ तय हो गया उसके बाद इन्होंने काउंटर ऑफर दिया जो कि बहुत ही सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे था कि भाई ये डिस्काउंट हमको चाहिए। नहीं सर, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, नुकसान हो जाएगा। उसने कहा कॉस्ट से कम हो जाएगा। ही सेड यस, मैं मानता हूँ कॉस्ट से कम हो जाएगा, लेकिन जब पूरे यूएस को पता चलेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की फियांसी की रिंग है, तो तुम्हारे पास कितना बिजनेस बढ़ जाएगा। एंड ही एग्रीड, ही मतलब ज्वेलर या शॉपकीपर एग्रीड। तो बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं। जब तक बिजनेस में थे तो बिजनेस की बात करते थे। अभी जो मुझे लगता है, अभी क्या एज हो गई, ही 78, आई बिलीव 78। तो बाय द टाइम ये टर्म खत्म होगा he'll be 82 प्लस। ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, बहुत नाम है, दूसरी बार प्रेसिडेंट हो गए हैं, मतलब इस वर्ल्ड का तो मोस्ट पावरफुल पर्सन। यस। और उसके बाद एक एज ऐसी हो जाएगी शायद वो फिर रिटायरमेंट की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। यस। तो मुझे लगता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप एक लीगेसी क्रिएट करके जाएंगे कि जो जो चीज़ें हमने बोली, वो चाहे इलीगल इमिग्रेशन हो, महंगाई कम करनी हो, जैसे इन्फ्लेशन की बात हुई, तो वो कुछ क्रिएट करके जाना चाहेंगे ताकि लोग उनको याद रखें, क्योंकि बाकी तो उनका सारा हो चुका है ना सेटिस्फेक्शन पैसे का और जो सारी चीज़ें हैं। यस। तो ये रीज़न रहे एक तरीके से। हाँ, ये रीज़न रहे। और एक जो चीज़ रही कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस बहुत स्ट्रांग है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, तो बहुत ही टेलिंग वो था। तो वो स्पीच दे रहे थे और किसी ने शूट किया और गोली उनके कान से होकर निकली, मतलब कान को ग्रेस किया, और वो नीचे झुके गिरे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो आए उन्होंने कवर किया। आधे मिनट बाद उठे और उन्होंने जनता की तरफ देखा, उन्होंने हाथ उठा के देखा, विक्ट्री विक्ट्री। मतलब उस मोमेंट पे भी, जिस समय असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, वो बिल्कुल फिस्ट पंप करते हुए, और उसी समय उनकी जो जनता है वो चैंट करने लगी, विक्ट्री विक्ट्री। तो ये फोकस जो डोनाल्ड ट्रंप का है, इनफैक्ट फोकस देखना चाहिए 2 साल पहले जब इन्होंने अनाउंस किया कि फिर से लड़ रहे हैं, इस बार इनके बच्चे तक भी नहीं आए। इनके जो उस अनाउंसमेंट पार्टी होती है, एक टाइम पे इतना पॉपुलर थे और सब बच्चे कैबिनेट में थे और सन इन लॉ था, जब इन्होंने अनाउंस किया कोई रिपब्लिकन नहीं आए, कोई बच्चे नहीं आए, क्योंकि सब कह रहे थे कि अब बस हो गया, अब रिटायर करो, क्योंकि सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे। उसके बाद एक दिन के लिए जेल भी हुए हैं। तो आपने देखा होगा वो जो मगशॉट वो कहते हैं, जब वो फ़ोटो खींचती है, अगले दिन आए जब जेल से निकल के, उन्होंने मगशॉट अपना जो वेबसाइट है और ट्रूथ सोशल है, उन्होंने खुद अपना सोशल मीडिया शुरू किया, उसमें उन्होंने मगशॉट डाला, और उसके बाद से इनको डोनेशन वाली और शुरू हो गई। ये उस समय भी सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट इतना डिमीनिंग था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जब वो निकले तो उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए, उनको ट्विटर से निकाल दिया गया। ट्विटर से बैन कर दिया गया। इन्होंने अपनी वेबसाइट शुरू कर दी, ट्रूथ सोशल, और उसका भी वैल्यूएशन बिलियंस में है। तो ये बात नहीं हो रही कि हम लोग पसंद करते नहीं पसंद करते, या उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं या कि नहीं अच्छी हैं, बट उनका जो फोकस है वो अनवेवरिंग है। वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, और वो था बेसिकली कैसे इलेक्शन जीतना है। तो इस बार भी उनका जो पूरा फोकस रहेगा, जो अमेरिका फर्स्ट जो आप कह रहे हैं, वही रहेगा। इनफैक्ट पार्टली उन्होंने लेगेसी पे काम इस तरह से कर दिया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट हर कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जब जजेस का इलेक्शन अपॉइंट किए जाते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए कर दिए जाते हैं। वहाँ पे जैसे यहाँ पे शायद 62 या 65 में रिटायरमेंट होता है, वहाँ पे अगर कोई 95 का भी हो गया तो ही विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज जज। तो लेट्स से आपने किसी 45 ईयर ओल्ड को आपने सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया, तो अगर उसकी लेट्स से कि ही स्टेज टिल लाइक 90 ईयर ओल्ड, तो नेक्स्ट 45 ईयर्स के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जज हो गया। और जजेस में भी लेफ्ट लीनिंग और राइट लीनिंग हो जाते हैं, क्योंकि कई इश्यूज होते हैं। जैसे वहाँ एबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसमें कुछ का होता है कि एबॉर्शन लीगल होना चाहिए, कुछ कहते हैं एबॉर्शन इलीगल होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है कि कौन सी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक वो लीगल है इलीगल है।
तो जो लेफ़्ट लीनिंग होगा वो ज़्यादा दिन तक अलाउ करेगा, लेफ़्ट राइट लीनिंग होगा वो कम करेगा। तो पिछली बार इन्होंने 3 जजेस अपॉइंट किए, शायद 8 या 9 जजेस की बेंच होती है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में शायद कहा जाता है कि 6 जजेस कंजर्वेटिव हैं। अगर वो ओबामा ने कर दिए होते तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए मतलब अगले 30-40 साल के लिए लेफ़्ट लीनिंग हो जाता। बट ओबामा के टाइम पे दे डिडंट पास अवे द जजेस, वो ट्रम्प के टाइम में हुआ तो उन्होंने 3 अपॉइंटमेंट शायद किए और वो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव जजेस किए। और इस बार भी चांस है कि 1 या 2 जजेस कर लेंगे। तो नेक्स्ट 40-50 ईयर्स के लिए जो भी इश्यूज डिसाइड होंगे जुडिशरी वो पर भी कंजर्वेटिव बायस के साथ होंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लेगेसी कहते हैं। और दूसरा है कि वहाँ के लोग वॉर लड़ते लड़ते परेशान हो गए हैं, कह रहे हैं हमारे लिए रुपए नहीं है, तुम्हारे पास यूक्रेन के लिए रुपए हैं, तुम्हारे पास इजराइल के लिए रुपए हैं। लोग कह रहे हैं कि स्टॉप बीइंग द वर्ल्ड पुलिस, उनको जो करना है करते रहने दो, तुम हमारे ऊपर पैसा लगाओ। तो इसलिए दूसरा है कि ये वैसे लगेगा डोनाल्ड ट्रम्प वॉर को प्रमोट करेंगे, ये उल्टा है कि ये वॉर से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट अब वर्ल्ड पे दिखाई पड़ना शुरू होगा, जिनकी पॉलिसीज होंगी जो काफ़ी डिफरेंट होंगी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो फोकस वर्ल्ड में सब कुछ आ जाता है, मेरा मानना ये है। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस हैं तो आप अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज कर लेंगे, जो कि ट्रम्प ने खुद कहा कि भाई शुरू में जब उनका नुकसान हुआ, जब वो बैंकरप्ट हो गए और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ भाई फोकस नहीं हटना चाहिए। अब यहाँ रेफरेंस बिजनेस का नहीं हो रहा है, फिर से प्रेसिडेंट बनने का हो रहा था। तो देखिए वो आदमी का फोकस ज़बरदस्त है, बहुत होशियार है। घर वाले भी अपोज कर रहे हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं अरे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद फर्स्ट टाइम में भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर ये वाला लगता हो गया होगा, सेकंड टाइम तो बिल्कुल नहीं ले रहे थे, लोगों को लगा था कि ये तो स्पेंट फोर्स हो गए, राइट ऑफ हो गए। 2 साल पहले इलॉन मस्क ने बोला था। लेकिन इसका मतलब अंदर का कन्विक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी तुमने कहा कि 78 की एज में भी आए और 3 घंटे रहे और कोई चाय पानी कुछ नहीं, और उसके बाद 3 घंटे बैठना मुश्किल होता है इस एज पे, वो भी और फिर अगली रैली में चले गए। इसका मतलब स्टैमिना भी है, विजडम भी स्ट्रांग है, फोकस है। और मैं कहीं इनकी किसी बुक में ही पढ़ रहा था तो ये सेठ साहब मैं वेकेशन पर तो जाता ही नहीं, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसमें इतना मजा आता है, आई डोंट फील लाइक गोइंग फॉर वेकेशन। तो ये भी उसी को सपोर्ट करता है। तो अब ठीक है, आप कह सकते हैं कि साहब देखिए अब ट्रम्प साहब जीत गए तो अब सब उनके प्लस पॉइंट ही दिखाई पड़ रहे हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कोई जीता है और हार के जीता है, बाजीगर है, तो ठीक है आप बाजीगर उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। नहीं, उनकी पॉलिसीज को हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं जो गलत होंगी, बट जो उनकी तारीफ करने वाली चीज़ है कि अपनी, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे पॉलिटिशियन हो, अगर वो कस्टमर को या अपनी जनता को नहीं समझेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब इनको समझ में आता है, समझ आता है। हाँ। और वो जो दूसरी पार्टी थी बाइडेन एंड पार्टी, वो नहीं समझ पा रही थी, वो उसको भूलती जा रही थी। अपोजिशन तो होता है, डेमोक्रेसी में होता ही है। हम लोग गए थे जब ट्रम्प टावर जो उनका घर था तो देखा था अक्रॉस द रोड, भाई वहाँ पे वो बेंगलोर का तो सिस्टम है नहीं, वहाँ तो इनकी अपनी बिल्डिंग थी जिसमें इनका अपना प्राइवेट रेजिडेंस है। बेंगलोर तो है इनका जो अपना व्हाइट हाउस, हाँ, जिसमें प्रेसिडेंट वैसे तो अब ये मारा लागो में रहते हैं, फ्लोरिडा में इनका बहुत ही प्रेस्टिजियस वो गोल्फ रिजॉर्ट है, लेकिन हाँ जब न्यूयॉर्क में रहते हैं तो उसी ट्रम्प टावर में, तो ट्रम्प टावर में जो इनका प्राइवेट रेजिडेंस है, तो प्राइवेट रेजिडेंस बीच में रोड और सामने लोग प्ले कार्ड लेके खड़े थे अपोज करते हुए। चलता है डेमोक्रेसी में, ये भी चलता है, लेकिन इसका मतलब उनको पल्स पता थी और उसी ने उनको एक तरीके से जिता के रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो हो गया इनका पर्सनल रीज़न जिस वजह से। अब इस वजह से इलॉन मस्क को क्या फ़ायदा होगा, टेस्ला को? पहली बात हम लोग दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं कि इलॉन मस्क काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अगर नहीं होते तो शायद इस स्टेज पे होते नहीं। वो स्पेसएक्स चला रहे हैं, टेस्ला चला रहे हैं, बोरिंग कंपनी है, स्टारलिंक है, सोलर पैनल वाला है, तो इतने सारी चीज़ें चला रहे हैं। इतनी बड़ी जो कंपनी चला रहा होता है उसको उस तरह की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे सामान नहीं मिल पा रहा है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। मेनली होती परमिशंस की ज़रूरत, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जैसे कुछ दिन पहले हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्पेसएक्स जो उनकी कंपनी है,
जो कि रॉकेट्स बनाती है। तो पहले प्रॉब्लम होती थी कि रॉकेट्स जाते थे और फिर वो वापस नहीं आ सकते थे, उनको एक्सप्लोडेड या उनको बस वहीं छोड़ना पड़ता था। तो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने पहली बार ऐसे रॉकेट्स बनाए जो कि रीयूजेबल हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प भी इसका काफ़ी एग्जांपल देते रहते हैं कि थोड़े दिन पहले वो वीडियो देख रहे थे जिसमें रॉकेट ऊपर गया और फिर वापस आया और जो गैंट्री जिसमें कि रॉकेट लगता है उसी ने वापस कैच कर लिया। तो एक्चुअली में स्पेस ट्रैवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। इसका एग्जांपल ये देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, आप प्लेन में जाएंगे, आपको कॉस्ट पड़ेगी लेट से 10,000 रुपीज़। अब कहा जाए कि नहीं वहाँ पहुँच के ये प्लेन यूजलेस हो जाएगा, अब दूसरा प्लेन बना के हमें आना पड़ेगा, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी है, एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उस प्लेन को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पेस ट्रैवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इलॉन मस्क ने कहा कि हमने रॉकेट बहुत पहले बना लिया था, हम वेट कर रहे थे परमिशन का। डेमोक्रेट्स के टाइम में इतनी ज़्यादा पेपर वर्क, इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होती थी कि हम रॉकेट पहले बना लेते थे, परमिशन बाद में आती थी। तो इस स्टेज पे आके परमिशंस जो मिलती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जो अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपनी टैक्सी अनवील की, वो जो रोबो टैक्सी FSD, जो फुली सेल्फ ड्राइविंग होगी, फुली सेल्फ ड्राइविंग। यस, ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी परमिशंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। प्रोडक्ट तो रेडी है, परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई सारे एथिकल इश्यूज हो जाते हैं कि अगर रोबो टैक्सी से कोई भिड़ गया, एक्सीडेंट हो गया तो कौन जेल जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इस तरह के बहुत इश्यूज हैं। अब अगर आपके सॉर्ट ऑफ प्रो थोड़ा गवर्नमेंट है तो उन रेगुलेशंस को ईज कर दिया जाएगा और स्पीड अप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रेगुलेशंस नहीं होंगे। जैसे इलॉन मस्क कहता है कि रेगुलेशंस होने चाहिए जैसे फुटबॉल मैच में रेफरी होता है, 2 रेफरी हैं या 1 रेफरी है तो अच्छे से मैच हो पाता है। अब अगर 11 रेफरी खेल रहे हों तो मैच नहीं हो पाएगा। तो कोई ये बात नहीं कह रहा कि रेगुलेशन नहीं होंगे, बट जहाँ पे वेस्टेज है, जहाँ पे रेड टेपिज्म है, शायद वो हट जाएगा और उसकी वजह से फ़ायदा मिलना चाहिए मिस्टर मस्क को। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि भाई मस्क ने तो बहुत खुल के सपोर्ट किया, तो वो तो साथ ही में आ गए, तो साथ में ही आ गए। हाँ। तो खेल रहे थे साथ में। वो तो रोज फिर $1 मिलियन दे रहे थे कि जो जाके रजिस्टर कराएगा वोटर्स को, मतलब इस लेवल तक साथ में। हाँ, तो वो तो एक तरीके से डबल्स खेल रहे थे। तो इसलिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो तो इतना खुल के कर रहे थे। एंड इलॉन मस्क बीइंग ए बिजनेसमैन, तो भाई अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो फिर 110 रुपये कमाएंगे, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्यों इतना खुल के सपोर्ट किया है, इतने पैसे खर्च किए हैं, तो अब तो उधर वो डेयरिंग है। इलॉन मस्क जो करना है करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, इतनी मेहनत के साथ करेंगे कि शायद इतनी मेहनत सोची नहीं आ सकती है, लीक से हटके करेंगे। और लगभग वही पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रंप की है। अब उनको सपोर्ट करना होगा तो वो भी खुल के करेंगे, लीक से हटके करेंगे, जो भी लाइसेंस चाहिए होगा। यहाँ ये नहीं हो रहा है कि कोई इलीगल काम कर देंगे या अनएथिकल काम कर देंगे, बट विद इन द यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो होगा। तो अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ USA इस तरह से किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगा, उस बिजनेसमैन के पास प्रोडक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं या जो नहीं है उन पे काम चल रहा है, तो इसका मतलब टेस्ला का जो शेयर है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगेन ये केवल डिस्कशन के लिए है, अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। टेस्ला के शेयर आप खरीदें नहीं खरीदें जो मर्जी करें, बट एक एनालिसिस के हिसाब से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर तो ये है कि कल को US के अलावा हटके भी अगर एलोन मस्क के प्रोडक्ट किसी और कंट्री में भी बिकता है और वहाँ पे कोई किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होगी तो ट्रंप साहब फ़ोन करेंगे सब, डेफिनेटली। उनके पास तो सरकार है, और सरकार भी छोटे मोटे कंट्री की नहीं है, सुपर पावर की है। तो जब वो अपना क्लाउड डालेंगे तो दूसरे कंट्री को अगर बिजनेस करना होगा US के साथ में तो इलॉन मस्क को सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली। तो उनके लिए तो स्काई इज द लिमिट और मे बी बियॉन्ड द स्काई। तो ये एक तरीके से टेस्ला के एंगल से या ट्रंप के एंगल से या इलॉन मस्क के एंगल से है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि इंडिया के रेफरेंस से बात करें, वर्ल्ड ऑर्डर के रेफरेंस से बात करें, तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग अगले एपिसोड में टेकअप कर लेते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग फिर अगले उसमें ले लेंगे। और तब तक ये है कि रिक्वेस्ट है हमारे ऑडियंस से कि अगर आपको एपिसोड ठीक लग रहा है,
क्योंकि पिछले एपिसोड को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, सिंसियर रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो टिल दैट हम लोग अब इसको एपिसोड को बंद करते हैं और अगले एपिसोड में फिर जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बाय।